हेलो एवरीवन, डी ट्रिपल एस बी की स्पेशल जीएस स्टैटिक पोर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस दर को संदर्भित करता है जिस पर वाणिज्य बैंक धन की कमी या किसी वैधानिक उपायों के कारण नकदीकरण बनाए रखने में अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक को बेचकर धन उधार लेता है। आपको इसमें संदर्भित करता है का मतलब आपको उस दर का नाम बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो या रेपो रेट। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपका आंसर है रेपो रेट। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, देखिए आरबीआई जो है, हमारी जो रिजर्व बैंक है, वो बहुत सारे प्रकार के काम करती है। ठीक है, उसमें से उसका एक काम शाख नियंत्रण का भी है। शाख नियंत्रण का कार्य भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आरबीआई ये शाख नियंत्रण का कार्य 2 तरीके से करती है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। एक मात्रात्मक तरीके से शाख नियंत्रण करती है आरबीआई, और एक गुणात्मक तरीके से करती है। ठीक है, अब हम इनको अलग से समझते हैं। देखिए, जो मात्रात्मक माध्यम है उसका शाख नियंत्रण का, उसमें 3 चीजें आती हैं, उसमें 3 पार्ट शामिल है। पहला है जिसमें हम लोग बैंक रेट के बारे में बात करते हैं, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं में ही 2 चीजें आती हैं जिन्हें हम जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट या आरआरआर, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और तीसरे में आता है आनुपातिक कोष प्रणाली। क्या आता है? आनुपातिक कोष प्रणाली। ठीक है, अब इसके अंदर 2 चीजें आती हैं जो कि आपके ऑप्शन में दी हुई हैं। एक आता है CRR, जो यहाँ लिखा हुआ है कैश रिजर्व रेशियो, और एक आता है SLR। ठीक है, तो ये आपको, आई होप आपको मात्रात्मक जो है पहलू समझ में आ गया हो गया। गुणात्मक पहलू की अगर बात करें तो देखिए, गुणात्मक पहलू में कुछ ज्यादा चीजें शामिल नहीं होती। उसमें होता है कि नैतिक दबाव हो गया, या प्रत्यक्ष कार्रवाई हो गया, या फिर शाख की राशनिंग हो गई, चयनात्मक शाख नियंत्रण, ये उसमें शामिल होता है। लेकिन आपका सवाल उस पोर्शन से नहीं है, आपका सवाल मात्रात्मक वाले पोर्शन से। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया है कि जो है कौन सा किसके अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं कि बैंक रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैंक रेट को समझेंगे। देखिए, जो बैंक रेट होता है, ये वह दर होती है जिस पर आरबीआई सभी बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। दीर्घकालिक, देखिए ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में जो वर्ड्स होते हैं इनको बहुत ध्यान से आपको याद रखना चाहिए इकोनॉमिक वाले पोर्शन में, क्योंकि उससे पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। वो आपको क्या दे रहा है? बैंक, आरबीआई जो है वो अन्य बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। ठीक है, याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, बैंक रेट के बढ़ाने और घटाने से क्या असर पड़ता है मार्केट पे। देखिए, अब हम समझ लेते हैं चलिए, तो आई होप आपको जो है वो बैंक रेट मैंने समझा दिया, रेपो रेट आप समझ गए। ठीक है, कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो होता है जब आरबीआई बैंक को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट पे आए तो ये वो दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देता है। कैसे देता है? तो वो डे टू डे बेस पे जो है उसे उधार देता है। ठीक है, क्यों देता है? क्योंकि बैंक उसे उसके बदले में जो है वो ऋण प्रदान करता है। और मैंने आपको बताया था कि जो RRR है यानी कैश रिजर्व रेशियो है, वो रेपो रेट से हमेशा कम रहता है।
ठीक है, और इसे हम पार्किंग टू आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम देख लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखिए जो CRR है, ठीक है, ये CRR जो है उसमें एक टर्म आता है NDTL, ठीक है, नेट डिमांड टर्म लाइबिलिटी। ये क्या होता है, इसका कुछ पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि बैंक निर्धारित करते हैं, उसको वो अनिवार्य रूप से यानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा पर है, अनिवार्य रूप से बैंक को जमा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी उनके पास NDTL उसका 4% हिस्सा जो है वो RBI के पास जमा करते हैं, लेकिन इसमें RBI उन्हें ब्याज नहीं देता है। क्यों? क्योंकि RBI को इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है ब्याज देने की। तुम्हारे लिए तो ये मतलब जो एक तरीके से जो है अनिवार्य काम है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो RBI आपको ब्याज नहीं देगा, ठीक है। RBI आपको जो है रिवर्स रेपो रेट पे ब्याज देता है, ठीक है, कैश रिवर्स रेशियो पे ब्याज नहीं देता, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें भी वही होगा, जब आपसे पूछें कि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से क्या होगा, तो ये सेम वही परिस्थितियां होंगी जो बैंक रेट में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट जो मैंने आपको बताया था कैसे कैसे होता है, आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, सेम बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड रेड रिवर इन इंडिया। आपके पास ऑप्शन है कोसी, गंडक, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप बताइए, ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को हम जो है लाल नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मैंने पिछले जब क्लास आपकी ली थी तो मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा ओरिजिन बताया था कि वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, फिर जो है वो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, फिर असम और उससे बहते हुए जो है पश्चिम बंगाल से होते हुए जो है बांग्लादेश की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये मैंने आपको प्रोसेस समझाया था। आज उसी पे बेस पे देखिए आपको दोबारा एक क्वेश्चन पूछा है कि उसे किस नाम से जानते हैं। तो जहाँ तो आप ये बात याद रखिएगा कि लाल नदी कौन किससे कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। देखिए ऑप्शन में अन्य नदियों के भी अगर कोई नाम है तो वो भी देख लेते हैं। कोसी नदी को सबको पता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जो है हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है, तो जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और बहुत ज्यादा जो है जनजीवन का जो है विनाश होता है, इसलिए इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम गंडक नदी को। तो गंडक नदी को जो है नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्यतः जो है नेपाल की नदी है, ठीक है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये गंगा नदी की जो है वो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है, यानी गंगा नदी से लेफ्ट जो है साइड से आके मिलती है, ठीक है। एक ये चीज है। यमुना नदी को हम देखें तो यमुना को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ इंडियन जो रीजन है, ठीक है, यानी उत्तरी भारत जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और मुख्यतः उत्तराखंड और यूपी में बहती है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम ब्रह्मपुत्र को और किस किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को एक नाम तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन में ही देख लिया कि लाल नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? देखिए ब्रह्मपुत्र को हम जो है असम में जो है वो लुइट नाम से भी जानते हैं, लुइट ऐसे लिखा जाता है, इस नाम से भी जानते हैं। सांगपो नाम से हम उसे तिब्बत में जानते हैं, दिहांग दिबांग नाम से हम उसे अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं और जमुना नाम से हम उसे बंगाल में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। देखिए जैसे मैंने बता रखा है आपको कि मानसरोवर झील से निकलती है, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था। कौन से ग्लेशियर से निकलती है मैंने ये आपको पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। किस किस नाम से जाना जाता है ये भी मैंने आपको बताया था। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है ये नदी, ठीक है, और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और साथ ही साथ ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम के पास विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसे हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, वो भी स्थित है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर इस टाइप का आपसे सवाल पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं वो निम्नलिखित में से किन नदियों पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है।
आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि नदियों पर सवाल जो है वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर पे आया ही आया है। तो नदियों पर जो है जब क्वेश्चन आता ही आता है तो आप अपना ये जो टॉपिक है उसे बहुत मजबूत कर लीजिए। उनके क्या नाम हैं, उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी लेफ्ट से आके मिलती है, कौन सी राइट से आके मिलती है, कौन सा द्वीप समूह पे स्थित है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये सब आप जो है याद कर लीजिए ताकि आपके इस प्रकार का सवाल जो है आपसे गलत ना हो सके। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित राज्यपालों में से किसे पंजाब के तारणहार के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज नोन एज द सेवियर ऑफ पंजाब? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो आपका इसका आंसर है लॉर्ड लॉरेंस। देखिए, जो लॉर्ड लॉरेंस हैं, जब वो गवर्नर जनरल बन के भारत में आए थे उस टाइम पे पंजाब में जो है एंग्लो सिख वॉर चल रहा था और स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब थी, सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर बहुत सारा खून खराबा हो गया था। ठीक है, और सामाजिक परिस्थितियां उथल पुथल हो चुकी थी। तो जब वो गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि पंजाब जो रीजन है उसका जो है सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी विकास किया था और वहाँ पे एक शांति का माहौल की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें पंजाब के तारणहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको उसका समझ में आ गया कि हम लॉर्ड लॉरेंस को सेवियर ऑफ पंजाब क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए ये है लॉर्ड लॉरेंस, इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उन्हें अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था और उन्हें जो है शानदार निष्क्रियता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है जनेवा में, वियना में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में इसका सही आंसर है पेरिस। देखिए, अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि पेरिस में अन्य कौन कौन से मुख्यालय स्थित हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये समझ लेते, देखिए OECD जो है वो 38 देशों का समूह है, इसमें कुछ 38 देश है। तो आपसे पूछे कि OECD में मेंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हैं, ठीक है, मेंबर कितने हैं, यानी कितने देश उसके सदस्य हैं, तो आंसर होगा 38। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, इसका निर्माण हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पेरिस में अन्य किन किन का मुख्यालय है। तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, OECD जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसका मुख्यालय है और ICOMOS का मुख्यालय है, ये है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, उसका मुख्यालय। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जनेवा में किस किस का मुख्यालय है। ठीक है, देखिए जनेवा में है UNHCR यानी ह्यूमन राइट जो कमीशन है उसका मुख्यालय है। फिर OHCHR यानी ऑफिस ऑफ हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मुख्यालय है। अंकटाड का मुख्यालय भी यही है। ठीक है, उसके बाद UNDRR यानी UN डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुख्यालय भी यहीं पर है। फिर है ITU यानी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय भी यहीं पर है। फिर WHO आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे, उसका मुख्यालय भी यहीं पर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहीं है। WMO, ठीक है, MO का मतलब यहाँ पे है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जब मेट्रोराइट्स वगैरह गिरते हैं उनका मुख्यालय। विपो का मुख्यालय यहीं पर है और UN एड्स का मुख्यालय यहीं पर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जनेवा में कौन कौन सी संस्थाओं के मुख्यालय हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो है न्यूयॉर्क में किन किन के मुख्यालय हैं। तो न्यूयॉर्क में आपको UNO का मुख्यालय मिल जाएगा। फिर है यूनिसेफ का मुख्यालय आपको यहीं पे मिलेगा। फिर आपको UN वुमेन्स का, फिर आपको जो है UNSC मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय यहीं पर है। फिर है UNDP का मुख्यालय यहाँ पर है। उसके साथ साथ UNOHRLLS का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो है वियना में किन किन के मुख्यालय स्थित है। वियना में UNIDO मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, उसका मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। IAEA
ये जो है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका नाम आप अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं, जो भारत के साथ साथ विश्व में भी जो है एटॉमिक जो एनर्जी होती है उनका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, उसके बाद ओपेक कंट्रीज आपने सुनी होंगी, उसका भी मुख्यालय जो है वियना में ही है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये वियना का हेडक्वार्टर है, सॉरी OECD का मुख्यालय है जो बाहर से ऐसे दिखता है। अब हम इसके मेंबर कंट्रीज को एक बार देख लेते हैं कि किन किन का नाम इसमें शामिल है। 38 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, फिर ऑस्ट्रिया है, फिर बेल्जियम है, फिर कनाडा है, फिर चिली, उसके बाद कोलंबिया, कोस्टारिका, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, कोरिया, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके और यूएस। ठीक है, तो आपको ये मेंबर ऑफ कंट्रीज याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे सिंपल एक स्टेटमेंट पूछ लेता है कि क्या भारत OECD राष्ट्रों का सदस्य देश है या नहीं, तो अब आप देख लीजिए इंडिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने आपको स्लाइड में बताया था, ठीक है, कि 38 देशों का जो है समूह है, स्थापना 1961 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, सेम बात है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत प्रथम समर्पित वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, यानी हमारे देश में फर्स्ट डेडिकेटेड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के अंडर कहाँ स्टैब्लिश किया गया है। तो आपका ऑप्शन है चेन्नई में, बॉम्बई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। इसका आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, ये देखिए 2 फरवरी 2021 को जो है इसकी स्थापना की गई थी तमिलनाडु, चेन्नई में। 2 फरवरी को आप याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में आपसे इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ सकता है। एक जगह आपको डेज दे देगा, एक आपको बता देगा कि नाम बताइए, यानी ये डेज किस लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब हम आर्द्र भूमियों का समझते हैं कि आर्द्र भूमि होती क्या है। ये एक एग्जांपल है आपके सामने। वेटलैंड्स जो है एक तरीके से हम जो है नम भूमियों को कहते हैं। ठीक है, नमी युक्त या जलयुक्त भूमि को कहते हैं, यानी एक ऐसी भूमि जो 12 जो महीने हैं, 12 महीने जो है उसमें नमी बरकरार रहती है। ऐसी भूमियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये हमारी जैव विविधता को बनाए रखने का कार्य करती हैं और जो है मनुष्य की और यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी की जो जीवंतता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो एक दिन जो है ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किसी भी स्तर पर पंचायतों में सीटें भरने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू फिल अ सीट इन पंचायत एट एनी लेवल इज 35, 30, 25, 21। देखिए एक बेसिक नॉलेज है, सबको पता है कि 21 साल के बाद हमें वोट देने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ये अधिकार हमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा मिला था। जब मैंने आपको पिछले पेपर जब मैंने आपको सॉल्व कराया था तो मैंने आपको संविधान के भाग बताया था। संविधान के भाग 9 में मैंने आपको बताया था कि पंचायतों के बारे में जिक्र है। ठीक है, तब आपको मैंने जब उस टाइम पे ये चीज समझाई थी, मैंने आपसे कही थी कि वो आपसे इन जो है पार्ट्स पे बेस्ड या फिर जो भाग है, भाग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर सवाल पूछ सकता है। तो देखिए अब आप समझ लीजिए किस प्रकार से उन्होंने घुमा के आपसे सवाल पूछा है। जो है संविधान के पार्ट 9 में पंचायतों का जिक्र है, साथ ही साथ जो है 11th शेड्यूल भी मैंने आपको कराया था। ठीक है, उसमें भी आपने पंचायतों के बारे में पढ़ा है। अगर आप आर्टिकल जानना चाहते हैं, आर्टिकल 243F में जो है वो पंचायतों का जिक्र है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से, इन्हीं सब जो है अमेंडमेंट, पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल के अनुसार हमें जो है 21 वर्ष पर जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही सेम बात लिखी है। 43 अमेंडमेंट एक्ट 1992 भाग 9 अनुच्छेद 243F, ठीक है, और अनुच्छेद 16 में भी बात की गई है सेम चीज की। 11वीं अनुसूची का प्रावधान है और 21 वर्ष की आयु में आपको दे दिया गया है। ठीक है,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक बताना है कि क्या है। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट इज केल्विन, हेनरी, क्रेंडेला या एम्फियर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप जो है एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड से यूज कर सकते हैं। सबको पता है एम्फियर, मैंने आपको जो है उसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना, एम्फियर इसकी यूनिट होती है, क्योंकि एम्फियर जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। ठीक है, केल्विन भी इसका माप नहीं होता है, ना कैंड्रेला होता है, तो आपका ऑप्शन होगा हेनरी। देखिए अब इस प्रकार ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, और इस प्रकार क्वेश्चन के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं, क्योंकि स्पेशली फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आर्ट्स के बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको इसको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए अब इनको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक जो है हमारा डायग्राम है, ये स्विच है जिसे हम ऑन ऑफ करते रहते हैं, अपने आपके घरों में आपने देखा होगा। ठीक है, ये एक बैटरी है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए अब जब ये सिंपल तरीका है, अब आप यहाँ से स्विच ऑफ ऑन जितनी बार भी करेंगे, यहाँ से करंट बहेगा, बल्ब ऑन ऑफ होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये तो सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस में जो है, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, और ये हमारी बैटरी है, और ये हमारा जो है वो स्विच है, ये स्विच है और ये हमारी बैटरी है। ठीक है, देखिए और अब हम यहाँ पे हमने जोड़ दी एक मैग्नेटिक कॉइल। ठीक है, देखिए अब आप क्या करेंगे, अब जब आप यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से पहुँचते पहुँचते जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले वहाँ पे कोई भी जो है वो एक रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन अब हमने यहाँ पे डाल दिया एक मैग्नेटिक कॉइल। मैग्नेटिक कॉइल से जब करंट बहती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जब करंट जाता है तो वो घूम घूम के ऐसे इस कॉइल से घूम के यहाँ जाएगा, तो बल्ब जो है एक ही बारी में नहीं जलेगा, वो धीरे से जलेगा, और जब आप इसे ऑफ करेंगे तो एक ही बारी में बंद भी नहीं होगा, बहुत धीरे से बंद होगा। ठीक है, तो ये आप, आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रभावित होती है उनको, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड एनर्जी। एक मिनट, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ ये सवाल। ये हमारा स्विच है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारी बैटरी। ठीक है, देखिए जब आपने यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे जब आप जो है इलेक्ट्रिक का प्रभाव होता है तो इस मैग्नेटिक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बल्ब ना तो एक साथ न एक बारी में पूरी तरह से जल पाता है, ना एक ही बारी में जो है स्विच ऑफ करने पे बल्ब एक ही बारी में बंद भी नहीं होता, वो धीरे धीरे जलेगा और धीरे धीरे बंद भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जी अब इसमें प्रभावित होती है, तो इस जो मैग्नेटिक कॉइल में प्रभावित होती है उसको हम इंड्यूस्ड एनर्जी बोलते हैं। इंड्यूस्ड करंट या फिर एनर्जी भी आप कह सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और जो यहाँ पर है, जो इस लाइन में बह रहा है, उसको हम बोलते हैं सोर्स करंट। देखिए अब ये इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो सोर्स करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ता है। ठीक है, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये पूरी तरीके से वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी या वो पूरा करंट जो जिसमें जब तक बल्ब पूरी तरीके से जो है ग्लो ना कर जाए, ठीक है, तब तक ये इंड्यूस्ड करंट बहता रहता है। ठीक है, और जैसे ही बल्ब को पूरा जैसे ग्लो कर जाता है या फिर पूरी तरीके से जल जाता है, तब ये इंड्यूस्ड करंट अपने आप क्या होता है, समाप्त हो जाता है। वो समाप्त क्यों हो जाता है, वो समाप्त इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट करंट की जो है एक स्थिति आ गई है। जब कांस्टेंट करंट हो जाता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करती है। ठीक है, तो आई होप इसी अवस्था को हम बोलते हैं सेल्फ इंट्यूडेंस।
इसी अवस्था को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। देखिए यहाँ पे भी ये लिखा है कि इसकी एसआई यूनिट हेनरी है, केल्विन जो है वो ताप की एसआई यूनिट है, कैल्डेरा जो है वो ज्योति की तीव्रता का मापक है, और एम्पियर जो है विद्युत धारा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट का जो है एसआई माप है। ठीक है, एसआई यूनिट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसआई यूनिट फिजिक्स का, क्योंकि इससे हर बार जो है आपसे सवाल जो है रहा ही है, क्वेश्चन पूछा ही गया। तो आप इस ऐसे चैप्टर को जैसे कि रिवर सिस्टम हो गया या एसआई यूनिट्स हो गए, उन्हें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे हर बार एक न एक सवाल जरूर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? आप क्वेश्चन ऑप्शन है 1922, 1928, 1931 और 1910। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है। देखिए साइमन कमीशन जो है वो आपके 1931 में साइमन कमीशन जो है वो 1931 में जो है भारत आया था, और इसका विरोध जो है भारतीय द्वारा किया गया था। विरोध करने का रीजन ये था कि इसमें कोई भी सदस्य जो है वो भारतीय नहीं था। और ये क्यों आए थे, तो इस जो है आपको स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में कंफर्म हो जाएगा कि क्यों आए थे। देखिए ये आए थे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए जो है वो यहाँ पर आए थे। इसका जो गठन था वो 8 नवंबर 1927 में किया गया था, लेकिन ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचे थे। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी सदस्य भारतीय ना होने के कारण इसका जो है वो विरोध किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पास पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से आरंभ होती है? इसने पूछा है कि आरंभ कहाँ से होती है। साबरमती रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? विंध्य से, सतपुड़ा से, अरावली से या पूर्वी घाट से? देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। पूर्वी घाट हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स साबरमती नदी पश्चिमी घाट पे पड़ती है। ठीक है, विंध्य भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विंध्य की पहाड़ियां आपको पता है वो थोड़ा सा जो है वो मध्य प्रदेश और यूपी के हिस्से में पड़ती हैं। ठीक है, सतपुड़ा भी रेंज विंध्य के नीचे ही पड़ता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अरावली। ठीक है, अरावली जो रीजन है वो मुख्यतः राजस्थान और थोड़ा बहुत गुजरात का एरिया जो है वहां से कवर होकर के दिल्ली तक जो है वो अरावली की पहाड़ियां आती हैं। अब देखिए साबरमती नदी, आपको साबरमती आश्रम याद होगा गांधी जी का एक, वो साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो आप उससे भी एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन जो है इसको हम जो है मैं आपके माध्यम से समझ लेते हैं। ये रही साबरमती नदी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये गुजरात और राजस्थान में बह रही है। ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ का जो एरिया है दिल्ली तक जाता हुआ, ये है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि इसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में होता है, फिर ये राजस्थान और गुजरात के दक्षिण पश्चिमी दिशा से होते हुए जो है अरब सागर में की खंबात खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसी पर गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर शहर भी बसे हुए हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था, आपका पिछली बार जब मैंने आपको जब क्वेश्चन कराए थे उसमें आपका पहला क्वेश्चन ही था कि गुवाहाटी जो शहर है वो किस नदी पर स्थित है। तो मैंने आपको अब आज ही बताया है कि जो नदियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उनसे रिलेटेड सभी के सभी फैक्ट्स याद कर लेने हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप ना कभी मिस करें ना आपके कभी एग्जाम में गलत हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे असत्य पूछा गया है, सत्य नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है शुद्ध राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब होता है डेप्रिवेशन। ऑप्शन बी है राजस्व घाटा इज इक्वल टू कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। ऑप्शन सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेश से शुद्ध संपत्ति आय। ऑप्शन डी है राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस उधार को छोड़ करके कुल प्राप्तियां। तो देखिए ये इकोनॉमिक का जो है सवाल है, तो ये जो है आपका इकोनॉमी का सवाल है। इसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के सवाल आप गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसके पहले कि हम इसका आंसर जाने, हम एक एक करके ऑप्शंस को देख लेते हैं।
तो हम ऑप्शन को एक एक करके देख लें ताकि हमें जो है इस प्रकार के स्टेटमेंट्स से रिलेटेड अगर ऐसे सवाल भविष्य में पूछा तो हम गलत ना करें। देखिए ऑप्शन ए आपसे पूछ रहा है कि नेट नेशन प्रोडक्शन इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन माइनस डेप्रीवेशन, ठीक है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए जीएनपी का मतलब होता है कि देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, वो अंतिम मौद्रिक मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए जीएनपी का फॉर्मूला है एक, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस x माइनस एम, ठीक है। यहाँ पे x का मतलब है कि भारतीय नागरिकों ने जो विदेशों में आय अर्जित की है वो, और m का मतलब है कि विदेशी लोग जो भारत में आय अर्जित कर रहे हैं वो, ठीक है, दोनों को शामिल किया जाएगा और हमारी जीडीपी, उन सबको आप मिला लेंगे तो आपको जीएनपी मिल जाएगा, ठीक है, आप समझ गए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि मूल्यह्रास क्या होता है, क्योंकि इसके बिना आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए डेप्रीवेशन यानी मूल्यह्रास का मतलब होता है कि वस्तुओं के उत्पादन, सरकार मान लीजिए किस चीज का उत्पादन कर रही है, सरकार ने किसी चीज की फैक्ट्री लगा दी, कुर्सी की लगा दी, टेबल की लगा दी, कैमरा की लगा दी, अब उसमें कोई टूट फूट हो जाती है या कोई माल घिस जाता है या यूज में नहीं आता है, तो उस माल को बनाने में जो आय लगी है यानी जो पैसा लगा है, ठीक है, अब वो तो नुकसान जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको अगर आप सकल घरेलू उत्पाद से घटा देंगे, क्योंकि आपको नुकसान अगर आप निकाल देंगे अपने हुए लाभ में से, तो आपको क्या मिल जाएगी, तो आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगी। देखिए शुद्ध मतलब नेट में आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाती है किसी भी चीज की, और ग्रॉस में आपको जो है वो अप्रॉक्स में अमाउंट बताया जाता है, ठीक है। तो ग्रॉस जब बात होती है तो ग्रॉस में डेप्रीवेशन शामिल है, मूल्यह्रास को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करके बताया जाता है, क्योंकि इससे टोटल काउंट करके बताया आपको, उसने मूल्यह्रास को इसमें हटाया नहीं है। जब वो मूल्यह्रास को हटा देता है तो वो नेट जो है नेशनल प्रोडक्शन हो जाता है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, ठीक है। अब अब ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 बोल रहा है कि राजस्व घाटा इक्वल टू कुल राजस्व माइनस कुल राजस्व प्राप्ति। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए घाटा, अगर आपको घाटा बताना है तो आप कैसे बताओगे, आपको कितनी चीज आपके पास आई और उसमें से आपने कितनी चीज खर्च कर दी, ठीक है, यानी कितना पाया और कितना खर्च कर दिया, उससे आपको पता चल जाएगी आपको कितना लाभ और कितना घाटा हुआ, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं। ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन 3 जो है वो बोल रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध संपत्ति आय। देखिए जब मैंने आपको जीएनपी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया था तो मैंने आपको बताया था, उसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, यानी जीडीपी हमारी जो कुल जो है उत्पादन जो है साल भर का हुआ, एक्स में मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय लोग बाहर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो लाभ हो रहा है वो भी हमारे में शामिल होगा। दूसरा हमने क्या बताया था कि विदेशी लोग जो भारत में आय अर्जित कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल होगा। और इसने क्या किया है, विदेशों की आय को इसमें से घटा दिया है। नहीं, हम घटाते नहीं, हम इसे काउंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ऑप्शन सी गलत है और इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है, आप समझ गए। देखिए अब ऑप्शन डी अगर देखें तो राजकोषीय घाटा तो कुल व्यय माइनस उधार को छोड़ करके कुल प्राप्तियां। उधार को छोड़ करके कुल प्राप्तियां इसलिए होती है क्योंकि उधार, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, WTO हो गया, WHO, उनसे हम अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत में उधार ले लेते हैं उनसे। तो हमने उनसे अगर 2-4 करोड़ रुपए उधार लिए तो हमें वापस तो करने पड़ेंगे ना, हालांकि अमाउंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन वापस तो आपको करने पड़ेंगे। तो वो चीज को आप अपने जो है राजकोषीय घाटे में ही गिना जाएगा ना, उसे आप उस अपने लाभ में तो नहीं गिन सकते, ठीक है, उसे नहीं गिना जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि किस प्रकार से आपको जो है इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था, ठीक है। आई होप आपको उस फॉर्मूले के माध्यम से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। When was the battle of पालखेड़ा fought? 1728, 1731, 1715 या 1722?
तो जो पालखेड़े का युद्ध था वो 1728 में लड़ा गया था, 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1728 को पालखेड़े का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? तो ये लड़ा गया था बाजीराव प्रथम, जिनका आपने काफी नाम सुना होगा, और दूसरा है निजामुल उल मुल्क, जो हैदराबाद के संस्थापक थे, उनके बीच में जो है युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से। देख लीजिए, ये ग्रीन एरो निजामुल मुल्क को दिखा रहा है और ये बाजीराव प्रथम को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया है जहाँ पे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। कैसे कैसे ये इसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम को पराजित किया था और उसके साथ उन्होंने मूंगी शिवगांव की संधि कर ली थी। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपसे जब पूछे तो घुमा के आपसे पूछ ले। ठीक है, कि मूंगी शिवगांव की संधि निम्नलिखित में से किन किन जो है शासकों के बीच में हुई थी। आपको पता होनी चाहिए कि वो बाजीराव प्रथम, ठीक है, और जो है वो हैदराबाद के जो है निजामुल मुल्क के बीच में जो है वो हुई थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें बाह्य मंडल जो है वो सही आंसर है, लेकिन इसको हम एक तरीके से जो है लेयर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है छोटी सी। ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं शोभ मंडल। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो 8 से 18 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, फिर शोभ मंडल के ऊपर परत में देखो, शोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी वो आपको शोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। फिर उसके ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। ठीक है, और समताप मंडल का एरिया है 18 से 50 किलोमीटर का। फिर समताप मंडल के ऊपर जो है वो मध्य मंडल पाया जाता है, उसका एरिया है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में ये पाई जाती है। उसके ऊपर आप देखें तो आयन मंडल पाया जाता है, उसका एरिया है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, और सबसे ऊपर पाया जाता है बाह्य मंडल। जिसका एरिया है 640 किलोमीटर के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको जो है ये डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको देख लेते हैं। ये रहा, ये है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थ की। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये वही है जो मैंने आपको जो है अभी अभी डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, वायुमंडल की देख लीजिए, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए लिखा गया है कि 640 के ऊपर जो भी है उसको वायुमंडल में गिना जाएगा। अब हम यहाँ पे एक बार इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, शोभ मंडल में मैंने आपको बताया, ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, हमारी जो प्लेन जो उड़ती हैं वो शोभ मंडल में ही उड़ती हैं। फिर हमारे जो समताप मंडल होता है, ठीक है, उसमें जो मीटोराइट्स होते हैं यानी जो उल्का पिंड आके गिरते हैं, ठीक है, वो जब भी समताप मंडल में घुसते हैं तो उनमें आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रकृति उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर वो पृथ्वी पे कोई बड़ा टुकड़ा गिर गया बाहर से आकर के तो पृथ्वी तो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है देख लीजिए प्रकृति ने कितना अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि आपको अंदर से तो प्रोटेक्शन दी है, शोभ मंडल बना करके आपके वायु में आपको ऑक्सीजन से पूरा सुरक्षित कर रखा है, लेकिन ऊपर से भी खतरे आपको ना हो उसके लिए भी सुविधा जो है एक प्रकृति ने आपके लिए कर रखी। फिर आता है मध्य मंडल, यहाँ पे हम अपने जो है वो रॉकेट्स वगैरह कुछ हिस्सा छोड़ते हैं, वो यहाँ पे आता है। फिर आता है आयन मंडल, ठीक है, अरोरा जो आपने सुना होगा, नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे आपको जो वो नीली नीली और जो है हल्की सी येलो कलर की या पिंक कलर की जो लाइट्स दिखती हैं अरोरा, जिनको हम सुनते हैं, वो जो है आयन मंडल की ही घटनाएं हैं। उसके बाद आता है वायुमंडल, यहाँ पे जितने भी हम स्पेसशिप लॉन्च करते हैं या सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो यहीं पर होती हैं। ठीक है, चलिए
अब आगे देखते हैं। तो इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। आप जो है इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को जो इसका लाभ मिल सके। और आप अपनी पढ़ाई इसी तरीके से चालू रखिए ताकि जो है जब भी ये एग्ज़ाम हो तो आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकें और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए अब आपको मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।